Question number 81, please. Which of the following best defines executory consideration? एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन, एग्जीक्यूटरी मतलब कोई काम चल रहा है, एग्जीक्यूशन में है, ठीक है, या तो वो पार्शली हो चुका है या फिर आप स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब वो फ्यूचर में ही कंप्लीशन होगा। कंप्लीशन कब होगा उसका? फ्यूचर में, अभी की डेट पे वो कंप्लीटेड नहीं है। कंसिडरेशन विच इज इनएडिक्वेट, कंसिडरेशन विच इज इलीगल, नहीं, अभी हमने एग्जीक्यूटरी का मतलब समझा ना, तो यहाँ पे इनएडिक्वेट की बात है ना ही इलीगल की बात है। कंसिडरेशन ऑलरेडी परफॉर्म, तो ये एग्जीक्यूटेड हो जाएगा, मतलब कर दिया, एग्जीक्यूटेड। कंसिडरेशन कंसिस्टिंग ऑफ म्यूचुअल प्रॉमिस टू बी परफॉर्म्ड इन द फ्यूचर, तो हाँ, अगर आपने आज या पहले स्टार्ट कर दिया है मतलब वो पार्शियल है, इन प्रोग्रेस है, मतलब वो फ्यूचर में ही कंप्लीट होगा, पहली बात। या तो फिर आप फ्यूचर में ही उसको स्टार्ट करेंगे और फ्यूचर में ही कन्वर्ट करेंगे, आज की डेट पे कंप्लीशन नहीं हुआ है। अगर आज की डेट पे कंप्लीशन हो जाता तो एग्जीक्यूटेड कहते। एग्जीक्यूटरी वर्ड्स रिलेट्स टू फ्यूचर, सो कंसिडरेशन कंसिस्टिंग ऑफ म्यूचुअल प्रॉमिस टू बी परफॉर्म्ड इन द future. Option number 4. 82. Which schedule of the Companies Act 2013 describes the activities related to the corporate social responsibilities? कौन डील करता है? So 7th वाला डील करता है, Schedule 7 deals with it. According to the Section 30 of the Indian Contract Act 1872, wagering agreement is, wagering का मतलब क्या होता है? वेजरिंग का मतलब होता है सट्टा, जुआ, ये सब गैम्बलिंग वाले जो होते हैं ना, स्पेक्यूलेशन वाले जो काम होते हैं, जो सही नहीं है, ठीक है, जो आपको लॉस की तरफ लेके जाएगा बहुत ज़्यादा, आप बहुत ज़्यादा स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज़ में अगर इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, तो ये वेजरिंग एग्रीमेंट्स है, ऐसे एग्रीमेंट्स को गवर्नमेंट वॉइड कहती है, ठीक है, ये नहीं आता। बट वहीं पे एक डिबेट है कि अगर वेजरिंग एग्रीमेंट्स वॉइड है, इलीगल है, गलत काम है, तो फिर इंश्योरेंस सही क्यों है? इंश्योरेंस भी क्या है? आप पैसा देते हैं, अब वो पैसा रिटर्न कब आएगा? जब आपका लॉस होगा। लॉस नहीं हुआ तो पैसा डूब गया, पैसा भी गया। जैसे आपने मराइन इंश्योरेंस करवाया या फायर इंश्योरेंस करवाया, इसका टर्म आपका सिर्फ ड्यूरेशन फिक्स्ड रहता है, लाइफ इंश्योरेंस तो है नहीं, ठीक है, वो अलग बात हो गया। बट आपका ये जो ट्रेड में चलता है मराइन इंश्योरेंस, आपने यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट का ले लिया, 1 महीने का था, 1 महीने में आपका गुड्स वहाँ पहुँच गया, कुछ नहीं हुआ रास्ते में, तो क्या पैसे मिलेंगे? नहीं, वो तो गया, वो तो गया। वैसे ही और भी एक आध ऐसे इंश्योरेंस होते हैं, बैंक वाले पैसा काट लेते हैं, एक्सीडेंटल डेथ वाला, ज़बरदस्ती का 200-200 रुपये हर साल काट लेते हैं कि इस साल मरोगे तो 2 लाख रुपए देंगे, उसके लिए 200-200 रुपये कितने साल से ज़बरदस्ती लोगों का काटने स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। बट अगर आप उस साल नहीं मरे तो 200 रुपये तो डूब गया, वो 200 के लिए मरना पड़ेगा, मतलब आपको लॉस का इंतजार करना पड़ेगा। तो ये भी क्या है? ये भी एक स्पेक्यूलेटिव है, बट द डिफरेंस बिटवीन द टू इज दैट कि ये आपके अनफोर्सिन फ्यूचर लॉस कंटिजेंसीज को क्या करेगा? सिक्योर करने की कोशिश करेगा, लॉस को कवर अप करने की कोशिश करेगा। वेर एज ये जो है वेजरिंग है, ये तो अपना जीवन यापन ही बना लेते हैं इस पे कि नहीं हमको यही काम बार बार करना है, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन कंटिजेंट लाइबिलिटी में इंश्योरेंस आ जाएगा जो कि सही है, वेर एज वेजरिंग एग्रीमेंट्स आर वॉइड। The 84 one. Which of the following is a newly added category of complaint under the Consumer Protection Act 2019? 2019 में एक टर्म ठूस दिया गया इसमें, दैट इज सेंट्रल अथॉरिटी, ये वर्ड उसमें डाल दिया गया, बाकी तो पहले से उसमें एडिड थे। द मोस्ट कॉमन एंड लीस्ट एक्सपेंसिव मेथड ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट इज, मतलब आप देखिए रिक्रूटमेंट के लिए सबसे पहले तो इंटरनल ही इन लोग देखते हैं, क्योंकि कोशिश ये होती है कि लोगों को प्रमोट कर दें, क्योंकि हमारे साथ बने हुए हैं, ये कंपनी के माहौल और इन्वायरमेंट वर्किंग कल्चर के साथ क्या है, यूज्ड टू है, इनको पता है काम करना कैसे, इनके साथ हमको ट्रेनिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, इनका नॉलेज एनहांसमेंट करने की रिक्वायरमेंट होती है टाइम टू टाइम टेक्निकल टर्म्स पे, बट इनको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं कि काम कैसे करना है, और वो कंपनी के इन्वायरमेंट में फैमिलियर भी है। अब यहाँ पे एक्सटर्नल की बात हुई, पहले इंटरनल को ही प्रेफरेंस दिया जाता है, ध्यान दीजिएगा, जिसमें प्रमोशन और ट्रांसफर आते हैं, ठीक है। इंटरनल जब नहीं हो पा रहा है या हो गया है, प्रमोशन हो गया, अब जो नीचे के पोस्ट खाली है उस पर फ्रेशर्स एक्सटर्नल की ओर जाते हैं। अब क्वेश्चन कहता है कि इसमें सबसे सस्ता वाला कौन सा है, मोस्ट कॉमन एंड लीस्ट एक्सपेंसिव, सबसे सस्ता। तो पहला बोलता है डायरेक्ट एप्लीकेशन, एडवर्टाइजिंग, हेड हंटर्स, कैंपस रिक्रूटमेंट। तो सबसे सस्ता है डायरेक्ट एप्लीकेशन, जैसे आप गए, आपने अपना रिज्यूम वहाँ पे सबमिट कर दिया,
ठीक है, जैसे आप किसी कंपनी का होता है तो करियर ऑप्शन में जाके अपनी डिटेल्स डाल देते हैं, जैसे कंपनी की रिक्रूटमेंट होती है या कुछ होता है तो आपको वहाँ से कांटेक्ट कर लिया जाता है। अगर आप ऑफलाइन तरीका पूछेंगे तो आप वॉक इन इंटरव्यूज चाहते हैं। ठीक है, लाइक एग्जांपल ऑफ जो बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स होते हैं, ठीक है, तो वो लोग अपना ना पेपर में एडवर्टाइजमेंट नहीं निकालते, उनके पास पहले से इतने एप्लीकेशंस होते हैं, हर साल उनके पास इतने एप्लीकेशन आ जाते हैं कि उसी में से छांट लेते हैं। और मान लीजिए इन मिड ऑफ द सेशन अगर उनको कोई रिक्वायरमेंट आ जाए तो वो जो वॉक इन वाले लोगों का था या जो डायरेक्ट एप्लीकेशन उन्होंने जमा करके रखते हैं और उसमें से डिजायर्ड कैंडिडेट को वो कॉल कर लेते हैं, जो भी है लिस्ट ऑफ, और उनके वो फिर कंडक्ट कर लेते हैं अपना रिक्रूटमेंट का प्रोसेस। तो ये सबसे सस्ता होता है क्योंकि सामने से इंसान आ रहा है नौकरी मांगने, नौकरी दे दो। एडवर्टाइजमेंट में एडवर्टीजमेंट का खर्चा करना पड़ जाएगा। हेड हंटर्स में तो आपको पूरा वो प्रोसेस लगाना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, लोगों के पास जानकारी पहुंचानी पड़ेगी कि आओ, यहाँ आओ। ठीक है, पूरा सेटअप वेटअप लगाना पड़ जाएगा, तो ये थोड़ा खर्चीला काम हो जाएगा। और कैंपस रिक्रूटमेंट, हाँ ये भी थोड़ा खर्चीला काम है क्योंकि आपको यहाँ पे डेट्स अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, वहाँ जाके भी आपको अपने 2 बंदे भेजने पड़ेंगे। ठीक है, पूरा डॉक्यूमेंटेशन चलेगा, तो वो भी एक अलग थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्ट एक्सपेंसिव भी रहेगा। वैसे सबसे सस्ता और कॉमन डायरेक्ट एप्लीकेशंस है जो कि लोग करते हैं। आई ऑल्सो सजेस्ट पीपल कि अगर आप जॉब करना चाह रहे हैं, अगर आप गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोच रहे हैं ना, और आपको थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस लेवल का इशू है, आप ना एक रिज्यूम बनाइए और चले जाइए, बेइज्जती करवा के आ जाइए, बंद कमरे में होगी, इस बात का आप दिमाग में अच्छे से तैयारी रखिए। इससे आपको एक्सपोजर मिलेगा। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही नहीं है, अगर आप नहीं बात कर पाते, नहीं बोल पाते, अगर आप ऑन द स्पॉट किसी अटपटे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते, ठीक है, तो आप करिए, आप जाइए। ये जो रिजेक्शंस होते हैं ना, यही आपको शार्प करता है। तो इफ़ यू आर लुकिंग, और जनरली जो एकदम फ्रेशर्स होते हैं ना, वो थोड़ा डरते हैं इस चीज़ को कि नहीं वो ऐसे पूछेंगे, ये होगा, मैंने पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है, ऐसा वैसा बहुत सारी बातें होती है। सो डू नॉट फियर फॉर दिस, बिकॉज सेम थिंग आई यूज टू ऑल्सो हैव। बट दिमाग में ये बात मैंने पैक की, मतलब आई सेड माय मदर, अम्मी ऐसा लग रहा है यार, नहीं जाती, छोड़ो ना, हटा, डर लग रहा है, कुछ नहीं होता। तो वो कहती है कि वो जानता है क्या तुमको, बेइज्जती हुई तो हुई, अब वो कौन सा किसी को बताने जाएगा। सो जस्ट बी कॉन्फिडेंट। और ठीक है, वो जो इंटरव्यू दी थी मैंने, आई गॉट द जॉब, बट द थिंग इज दैट आई लर्नड अ लॉट, और आपको भी मैं शेयर करती हूँ। बंद कमरे में बेइज्जती होगी, सो गो फॉर इट। नेक्स्ट वन, विच स्टेटमेंट करेक्टली डिफरेंशिएट्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HRM फ्रॉम पर्सनल मैनेजमेंट? इन दोनों को कौन डिफरेंशिएट करता है? तो जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, जिसमें ये कहा गया है कि ह्यूमन भी क्या है, एक कैपिटल है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जिससे काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक वो नहीं होगा तो काम कौन करेगा, मशीन ऑपरेट कौन करेगा, डॉक्यूमेंटेशन कौन करेगा, रिसर्च एंड वर्क कौन करेगा, आइडियाज़ कौन देगा, इनोवेशन कौन डालेगा वहाँ पे। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कंसेप्ट आया, जिसमें बिहेवियर्स को हो गया, लोगों के बीच में म्यूचुअल डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। ठीक है, किसी का अप्रिसिएशन हो रहा है बार 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 बार, आपका नहीं हो रहा है तो जेलिसनेस होता है। फिर पर्सनल रिलेशंस भी बहुत मैटर करते हैं प्रमोशंस में, या वहाँ पे आपको कैसे प्रेफरेंसेस दिए जाते हैं, इन सारी चीज़ों पे। तो इन चीज़ों को देखते हुए लोगों की मेंटल हेल्थ सही रहेगा, मेरा एम्प्लॉय खुश रहेगा, तो वो अच्छे इन्वायरमेंट में रहेगा, क्योंकि जैसा आप अंदर फील करेंगे सेम आप बाहर रिफ्लेक्ट करेंगे, और जैसा आप बाहर रिफ्लेक्ट करेंगे वैसा वहाँ का इन्वायरमेंट बनेगा, और फिर अगर आप पॉजिटिव इन्वायरमेंट में तो पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, तो ये HRM की बातें हैं। जो पर्सनल मैनेजमेंट है वो ट्रेडिशनल है, वो पुराना तरीका है, जिसमें ऐसा है कि एक एम्प्लॉयर है जो काम करवाना चाहता है, जो सोचता है कि एम्प्लॉय कामचोर है, ये सही से काम नहीं करता है, तुम काम करो। ठीक है, PM दैट इज पर्सनल, एक सेकेंड जस्ट वेट, हाँ, PM ट्रीट्स एम्प्लॉय एज एसेट्स, HRM ट्रीट्स एम्प्लॉय एज कॉस्ट। तो ये उल्टा है ना। PM यानी पर्सनल मैनेजमेंट कहता है कि ये कॉस्ट है, खर्चा है आदमी को रखना, ज़्यादा काम, मतलब ज़्यादा लोगों को मत रखो, जितना है उतना रखो, साथ में उनको ओवरलोड कर दो कि मर जाओ तुम, बढ़िया। ठीक है, फिर नए आदमी देखेंगे, नए बेवकूफ़ खोजेंगे। इसलिए कहा जाता है ना, आजकल बहुत रील विल चल रहा है, ज़्यादा काम वाम मत करो, थोड़ा घूमो फिरो भी, बैलेंस करो लाइफ को। तो ये अपोजिट है। और HRM कहता है कि ये एसेट्स हैं, इनका मेंटल पीस ज़रूरी है, इनको घूमने जाना ज़रूरी है, इनको लंच या डिनर कराना ज़रूरी है, इनको खाना देना ज़रूरी है, इनको रेस्ट देना ज़रूरी है, इनको हफ्ते भर काम नहीं करा सकते, इनको 2 दिन छुट्टी देना ज़रूरी है। तो ये बातें कौन कर रहा है, HRM कर रहा है। तो ये अपोजिट्स में है। पर्सनल मैनेजमेंट फोकस ऑन डेवलपमेंट,
कहाँ फोकस करता है? तो ट्रेडिशनल तरीका है ना, अभी हमने डिस्कस किया। HRM फोकसेस ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, नहीं, अगेन आप इसको अपोजिट कर दीजिए। बोथ PM एंड HRM आर आइडेंटिकल इन फिलोसफी, क्या ये दोनों सेम फिलोसफी है? जी नहीं, HRM मॉडर्न है और पर्सनल मैनेजमेंट क्या है? ट्रेडिशनल है, पुराना तरीका, कन्वेंशनल, कि तुम कामचोर हो, ठीक है। वेर एज अभी वाला क्या सोचता है कि तुम बहुत प्रीशियस रिसोर्स हो, तुम नहीं रहोगे तो भैया ऑफिस में काम कौन करेगा। फोर्थ कहता है HRM इज स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट वाइल PM इज ऑपरेशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। यस, तो करेक्ट ऑप्शन गोज टू बी फोर्थ वन। कंसेंट इज सेट टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय। कंसेंट, आपकी सहमति कब फ्री होगी? तो किसी के धोखे में आके, इन्फ्लुएंस, बातों में जालसाजी, गलती से हाँ बोल दिया था, ठीक है। तो ये इन सब चीज़ों से फ्री होना चाहिए, बहुत सोच समझ के होश हवास में आप क्या करेंगे, कोई डिसीजन लेंगे, तो वही आपका कंसेंट क्या है? फ्री फ्रॉम दो भी है दुष्टता से, ठीक है। तो ऑफर, ये ऑफर तो वही हो गया, चाय पियोगे? नहीं। कॉफ़ी पियोगे? नहीं, मैंने तो चाय पसंद है। तो ये क्या ऑफर हो गया? एक ने ऑफर दिया, दूसरे को क्या करना है? एक्सेप्ट करना है। और जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है तो बनता है एग्रीमेंट। मैंने ऑफर किया चाय पियोगे, आपने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, हाँ, आपने हाँ कहा, ऑफर क्या हो गया? एक्सेप्ट हो गया, और ये क्या बन गया? एग्रीमेंट बन गया। ये एग्रीमेंट बन गया। इसी को अगर हम यहाँ पे नोटरी वगैरह करा लेंगे, यानी कि गवर्नमेंट को इन्वॉल्व कर देंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा कि चाय तो तुमको पीनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर आप ना बोल देंगे तो फिर एक्सेप्टेंस ही नहीं हुआ। तो यहाँ पे कंसेंट का क्या हो जाएगा? कोरिएशन, ठीक है। मतलब ऑप्शन एकदम क्लियर था कि यही होगा, जिसमें कोरिएशन है, फ्रॉड है, मिस्टेक है, इन्फ्लुएंस है, या मिस इंटरप्रिटेशन है, आपको गलत डाटा बता के आपको धोखा दिया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट। एन आइडियलिस्ट एंटरप्रेन्योर्स मोटिवेशन फॉर इनोवेशन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। आइडियलिस्ट कौन होता है? जो आदर्शवादी, प्रिंसिपल वाला है ना, जो अपने टर्म्स एंड कंडीशन, प्रिंसिपल, मार्केट या लोगों को देख इन्फ्लुएंस नहीं होता, ठीक है। वो एक मतलब वो ले लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, एट द एंड ऑफ द डे व्हेन आई स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर आई शुड फील प्राउड, मैं अपने आप से नजरें मिलाऊं, ठीक है, दैट काइंड ऑफ पीपल। वरना आजकल तो बहुत सारे गेम चेंजर्स हैं। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है उसका मोटिवेशन? नो। बेस्ट डिस्क्राइब उसको कौन करे? क्योंकि आदर्शवादी इंसान है। टेक्नोलॉजिकल कंपल्शन, इंटरनल क्रिएटिविटी एंड सेल्फ बिलीव, मतलब बिलीफ सिस्टम, ठीक है। तो इंटरनली क्रिएटिव कि नहीं, मुझे कुछ डिफरेंट करना है, आउट ऑफ द बॉक्स, ताकि सबका अटेंशन मुझ पे आए। कॉम्पिटिटिव प्रेशर, तो बेस्ट डिस्क्राइब करता है इंटरनल क्रिएटिविटी एंड बिलीफ सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर रिफ्लेक्ट द चेंजिंग डायमेंशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी? ये थोड़ा ब्रेन जिम वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन फर्स्ट, Indian economy will remain an underdeveloped economy by 2030। तो क्या हमारी इकोनॉमी अंडर डेवलप्ड है? क्या हमारे यहाँ खाने पीने को कमी पड़ गई है? क्या हमारे यहाँ छोटी छोटी चीज़ों के लिए क्या गरीबी, भूख मरी है? यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है? जहाँ पे ये सारी समस्याएं हैं वो इकोनॉमी अंडर डेवलप्ड है। हम डेवलपिंग कंट्री है, हम डेवलपिंग इकोनॉमी है, हम सेल्फ सफिशिएंट है, हमारे यहाँ भरपेट खाना है, हर किसी के लिए खाना है, ठीक है। किसी के पास पहुंच पा रहा है, नहीं पहुंच पा रहा है, वो एक अलग बात है। बट अगर हम एग्रीगेट लेवल पे जब चेक करेंगे तो हमारे पास भरपूर खाना है, हम डिफेंस में एबल्ड हैं, ठीक है। हम किसी को डिफेंस का सामान जाके बेचते नहीं है, कि जैसे अमेरिका और दूसरी कंट्रीज़ हैं जो अपने सामान को बेच रही है, हम लोग वैसे डीलर्स लेवल पर नहीं पहुँचे हैं। हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, पर हम सेल्फ सफिशिएंट है, हमारे पास इतना सामान है कि हम अपने घर में भरपूर हैं, हम अपने घर पे सेल्फ सफिशिएंट है, भरपूर है। इसलिए हम ग्लोबलाइज हुए हैं, इसीलिए हम ग्लोबलाइज हुए हैं, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है, ठीक है। बेसिक मैस्लो अंकल की जो फिजियोलॉजिकल नीड्स है, ठीक है, जो बेसिक नीड्स है उसको हम सेटिस्फाई करते हैं। तो हम अंडर डेवलप्ड नहीं, हम डेवलपिंग इकोनॉमी है। फुल्ली डेवलप्ड भी नहीं, बीच का है, तीन होते हैं, एक अंडर डेवलप्ड, डेवलपिंग और डेवलप्ड। तो हम सेकेंड पोजीशन पे बीच में है, वी आर ए डेवलपिंग पोजीशन। By 2030, India is said to become the world's third largest economy with a projected GDP of $7.3 trillion। तो हाँ ठीक है, हो सकता है, क्योंकि इसके लिए मेरे पास कोई दलील नहीं है।
इंडिया विल बिकम द लार्जेस्ट डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्टिंग कंट्री इन द वर्ल्ड बाय 2030। तो इंडिया का ये मुद्दा नहीं है, इंडिया का जो शुरू से इमेज रहा है वो पीस कीपिंग वाला हो रहा है। ठीक है, अभी भी कितने सारे पंगे वंगे हुए, कहाँ बोलते हैं। हाँ, यूक्रेन वाला पंगा हुआ, कहाँ कुछ बोलने गए किसी को। इसराइल वाला हो गया, और भी जो भी इंटरनेशनल लेवल पे चल रहा है, तो इंडिया हमेशा सेफर साइड रहता है, यानी कि पीस कीपिंग, है ना। हम शांति वाला चाह रहे हैं, जो शांति चाह रहा है वो क्या बेचने जाएगा। और आज के हिसाब से देखें तो वी आर स्टैंडिंग ऑन 26, और ये क्वेश्चन पेपर 25 का ही है। ठीक है, ज़्यादा कोई पुराना पुराना तो है नहीं। तो इससे ये समझ में आता है कि डिफेंस तक तो पहुंच नहीं पाएंगे। एक आठ ठो बम बम बेच रहे हैं, तो हम कोई बहुत बड़े डिफेंस के एक्सपोर्टिंग इक्विपमेंट ऐसा कुछ है नहीं। खुद हम बाहर से खरीद के ला रहे हैं, कितनी सारी इक्विपमेंट हम ला रहे हैं ना, एक दो ही आइटम है जो हमारा है। ओके, नेक्स्ट इंडियन इकोनॉमी, तो ये भी नहीं होगा और ये नहीं होगा। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी विल डिपिक्ट द फेवरेबल फॉरेन ट्रेड बैलेंस बाय 2030। तो अगेन वी आर स्टैंडिंग ऑन 26, और हमारे डॉलर तो मत ही पूछिए। $1 इज इक्वल्स टू 96 पहुंच चुका था, 98 चला गया था। अभी मुझे करेंट रेट नहीं पता, बट आई रिमेंबर कि वो बहुत बुरी स्थिति पे जा चुका था। जो 80 के लाइन में चल रहा था वो 95 क्रॉस कर चुका था। ठीक है, तो हम बैलेंस ऑफ ट्रेड कहाँ से लाएंगे, हम बैलेंस ऑफ ट्रेड कहाँ से लाएंगे। हमारी इकोनॉमी में कंडीशन देखिए, जो हमारे पॉलिटिशियंस है वो हमसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इम्पोर्ट वाला काम मत करिए, बाहर से सामान मत खरीदिए, बाहर घूमने मत जाइए, आप गोल्ड परचेज मत करिए, क्योंकि गोल्ड हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। इंपोर्ट में उन्होंने ड्यूटी लगा दी है कि बाहर से सामान ना आए, हमको अपना फॉरेन रिजर्व बचाना है। जहाँ बचाने की सोच रहे हैं वहाँ बैलेंस तो फिर दूर की बात है, दिल्ली दूर वाली सीन है। ठीक है, तो हम अभी डेफिसिट में चल रहे हैं, सरप्लस पे नहीं। डेफिसिट बोले तो हमने ज़्यादा सामान खरीद लिया है, बेचा नहीं है उसके मुकाबले। ठीक है, सो ये भी नहीं होगा। तो तर्क वितर्क के हिसाब से ऑप्शन नंबर 2। क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट्स वगैरह तो कर ही सकते हैं इतना। ठीक है, चलो। मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। डोमेस्टिक टेरिटरी बोल दिया यानी कि जीडीपी। डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आपने जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाए हैं वो हो गया आपका जीडीपी। अब ये जो जी, डी और पी है, इसमें जब आप डेप्रिसिएशन निकाल देते हैं तब बन जाता है आपका जी एन पी। ठीक है, अब जब इस जी, डी और पी में आप ऐड कर देते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाहर की, आप डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर जब चले जाते हैं वहाँ की इनकम जब इसमें ऐड कर देंगे, ये आपका बन जाएगा एन, डी और पी। आगे देखते हैं, ये जो जी एन पी है, इसमें जब आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये जब ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका एन एन पी, यानी कि ये वाला। सो इसका तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। सो हियर वी एंड एंड वी शैल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।